और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज हम सॉल्व करेंगे जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th का जो 2021 का पेपर हुआ 24 फरवरी 2021 को। इसके हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पेपर बहुत ही इजी था, लेकिन एक दो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे और उसमें भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो पेपर आसानी से हो जाता। अभी देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और साथ में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कितनी इजीली से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे सर इसका देखो, यहाँ पर पेपर जो शुरू हुआ क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ, है ना। और क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया कि 21/24 इंटू 8/7 किसके बराबर है ना। यही तो दिया गया, 21/24 इंटू 8/7 इज इक्वल टू किसके इक्वल है। सभी बच्चों ने कर लिया होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3, यानी इसका आंसर हो जाता 1। तो ऑप्शन बी जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर होता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर, अब पहला क्वेश्चन ही देख के समझ गए होंगे जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पेपर देने के लिए सोच रहे हैं, वो तो सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल हलवा है, ये तो मैं बिना पढ़े भी निकाल सकता हूं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखना कि क्या पेपर का लेवल बढ़ा है या फिर पूरा पेपर ऐसा ही है। जिन लोगों ने दिया है पेपर वो देख लेंगे, इसलिए ताकि अगला जो पेपर वो देने वाले हैं सीएचएस वगैरह या आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ, इस तरह के जो भी कंपटीशन होते हैं उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर देखते हैं 32 दिया गया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे छोटी है, यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विच इज द स्मॉलेस्ट। तो यहां पर जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है तो मुझे तो बच्चा ऑप्शन देख के ही दिख गया कि बी वाला जो सबसे छोटा है -5.7, यानी इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन 33 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था और उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए दिया गया कि भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु पूर्णांक नहीं, यानी ऑप्शन ए है फ्रैक्शंस आर रेशनल बट इंटीजर्स आर नॉट। तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये कि भिन्न जो होते हैं वो परिमेय संख्या होती है लेकिन पूर्णांक नहीं होती, वो पूर्णांक भी होते हैं। फिर बी दिया गया, यहां पर क्या हो गया कि भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी बी ऑप्शन है बोथ फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी ये बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो भिन्न होते हैं जो फ्रैक्शनल पी बाई क्यू वाले जो नंबर्स होते हैं इनको जिस फॉर्म में लिखा जाता है ये रेशनल तो है ही है, फ्रैक्शनल भी है, रेशनल भी है और साथ में इंटीजर भी है यानी पूर्णांक भी है, यानी बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, यह दिया गया कि दो वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर व 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है को सटाकर रखने पर एक नई आकृति बनती है। इस आकृति का परिमाप क्या है, यानी 2 स्क्वायर्स ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू शेप। द पेरीमीटर ऑफ दिस स्फीयर इज। बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर यह दिया गया कि दो रेक्टेंगल, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, दो स्क्वायर, इसका जो एरिया दिया गया वो 16 दिया गया और इसका जो एरिया दिया गया 36। हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ये सबको पता है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है साइड स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, होता है। तो यानी साइड जो होगा यानी भुजा जो होगी वो कितना हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, तब जो भुजा होगी वो कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट एरिया यानी कि क्षेत्रफल। बात आई नहीं समझ में, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां अगर हम पहले वाले का निकालें तो पहले वाले का कितना होगा 4, है ना, क्षेत्रफल। तो यानी इसकी जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2, और ये तो पहला वाला था साइड 1। दूसरे वाले का साइड अगर हम निकालें तो इसका दिया 36, यानी ये किसका स्क्वायर है 6 का, यानी ये 6 सेंटीमीटर। अब बात आई समझ में। यहां पर कहा इन दोनों को जोड़ दो, चल इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये इतना हो गया और ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया ना। इसकी साइड जो है वो 4 है और बड़े वाले की 6 है, यानी ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है। अच्छा एक चीज और भी देखो, ये 6 है यानी ये भी पूरा 6 होगा, लेकिन इतना तो 4 है ना, इसके सामने वाली साइड ये 4 है तो इसका मतलब ये 2 होगा। अब इसने कहा है कि इसका पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप बताओ। तो ठीक भाई, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर अगर हम जोड़ लें इसको कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10, यानी 30 और 2 हो जाएगा 32, यानी ऑप्शन में देखो है क्या, तो ऑप्शन में बी जो है ये करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो क्वेश्चन देखो कितने इजी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने पर या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो,
यानी द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 9 and 10 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर इज। बढ़िया है, बढ़िया है। क्या कह रहा है कि 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर को सम कर लो, यानी 9 का वर्ग और 10 का वर्ग जोड़ लो। तो 9 का स्क्वायर यानी 9 का वर्ग 81, 81। 10 का स्क्वायर 100 यानी 10 का वर्ग जो होगा वो 100 होगा, इनको जोड़ दो तो 181। सही है। अब यहां पर ऑप्शन देखो, छोटी संख्या से शुरू करना और खुद ही पता लग जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया गया है ए यानी 1, अगर 181 में 1 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 182, किसी का स्क्वायर है नहीं है। अगर माइनस करो तो 180 हो जाता है, यानी ये भी 180 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब चले आते हैं ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन बी करें तो ऑप्शन बी नहीं, पहले छोटी छोटी संख्या देखते हैं, फिर उसके बाद आती है 5 उससे बड़ी संख्या। तो अगर हम 181 में 5 ऐड करते हैं तो 186 हो जाता है, यानी ये किसी का स्क्वायर 186 इसका स्क्वायर नहीं है। अगर हम माइनस करें इसमें से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 176। ठीक है, तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, यानी बी ऑप्शन भी गलत होगा। उसके बाद हम डी पर आते हैं तो 181 अगर हम माइनस इसमें से 12 करें तो ये हो जाता है 169, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, यानी ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया कि 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 269 टू मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। 269 में क्या ऐड करें, तो भाई एक चीज देखो, 269 के बाद अगला जो नंबर स्क्वायर आता है वो आता है 289, है ना, यानी 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। तो यही पूछ रहा था कि इन ऑप्शन में से क्या जोड़ा जाए, तो 20 अगर हम ऐड कर देते हैं तो यानी इसका जो ऑप्शन बी है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या ऐड करेंगे इसमें, 269 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो 289 हो जाता है, जो कि 17 का स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा था तो हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये दिया गया कि स्क्वायर रूट, फिर दिया गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और उसके बाद होल क्यूब। बढ़िया है। यहां पर अगर हम 24 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है, 24 का स्क्वायर अगर करोगे तो स्क्वायर आप लोगों को याद ही होगा, तो अगर 24 का स्क्वायर करो तो कितना आता है 576। सही है। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49, ये भी सही है, और इनका हमें करना है क्यूब। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम इसका ऐड करते हैं तो इन दोनों को अगर ऐड करो तो 625 हो जाता है, यानी ये इसका क्यूब हो गया। अब 625 का अगर हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाता है 25, तो इसका मतलब 25 का क्यूब हमें करना है। तो 25 का क्यूब का मतलब क्या, 25 इंटू 25 इंटू 25, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को यानी इसका क्यूब करते हैं तो 15,625 इसका आंसर आ जाता है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आ रही होंगी चीजें, अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो बच्चा। ठीक है, लाइक करते हो तो मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही घिसा पिटा, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। धातु के 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या है। यानी 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर melted to form a single cube. The length of the edge of the new cube. बहुत अच्छे बच्चा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो क्यूबाइड होता है यानी जो भी क्यूब होता है उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही इससे याद हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब करें तो ये क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, साइड क्यूब, यानी अगर हम साइड को ए माने तो वो ए क्यूब हो जाता है ना। और अगर हमें साइड निकालना हो तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गया होगा ना। तो यहां पर 3 चीजें दी गई हैं, 3 घन दिए गए हैं। तो पहले का साइड जो दिया गया है वो ए, यानी पहले का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वो कितना हो जाएगा 6 का क्यूब यानी 6 का क्यूब। तो अगर 6 का क्यूब करते हो तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। क्लियर है बात। दूसरे घन का अगर दूसरे क्यूब का वॉल्यूम निकालो तो ये कितना दिया गया है 8,
तो यानी 8 का क्यूब करोगे तो 8 का क्यूब हो जाता है 512। ओके, उसके बाद तीसरे का अगर हम निकालें, थर्ड वाले का वॉल्यूम निकालें, इसका आयतन निकालते हैं तो ये हो जाता है 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। क्लियर है बात इतनी? तो यहां पर तीनों को मिला दो, तीनों को मिला दो तो जो नया क्यूब बनेगा, न्यू क्यूब, जो इससे नया क्यूब बनेगा वो इन तीनों वॉल्यूम की इक्वल होगा। यानी अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो 1512 प्लस 216 अगर हम ऐड करते हैं तो 1728 आ जाता है। क्लियर है बात इतनी? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नए भुजा की लंबाई क्या है, मतलब जो नया एज ऑफ लेंथ ऑफ द एज बतानी है जो नया क्यूब बना है। तो ठीक है, अगर हमें साइड निकालना होगा तो a इज इक्वल टू क्या बताया, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका 1728 आया। और ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। ठीक है, अब ये कहो कि मैंने रट के रखा, नहीं, ये मैंने निकालने का तरीका बताया है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर वीडियो मिल जाएगी, या फिर आई वाले बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं बिना पेपर पेन के। ठीक है, तो यानी इसका आंसर जो होगा 12, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है बात इतनी? आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मजा आ रहा है बिल्कुल। अगला देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 38 तो हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया कि x संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है, x का मान क्या है, और x का मान ये कह रहा है कि 0 और -3 नहीं हो सकता। यानी द क्यूब ऑफ अ नंबर x इज 9 टाइम्स ऑफ x, द वॉल्यूम ऑफ x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू -3 इज। बहुत बढ़िया, ये कह रहा है कि किसी x है उसका क्यूब यानी कि घन, ठीक है, किसके बराबर है, इसी x के 9 टाइम यानी 9 गुने के बराबर है। ठीक है, तो यहां में 9 टाइम्स के बराबर तो हो गया हमारा, तो हम यहां से पहले इस x को हटाएंगे, इसलिए हम इसको x स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। x और x कैंसिल कर दो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यानी 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर ही तो है। यानी ऑप्शन देखो तो इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया कि यदि x बराबर 2/3 तथा y बराबर 3/2 है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का मान क्या होगा। यानी इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 3/2 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। बढ़िया है, तो यहां पर हमें क्या करना है कि x प्लस वाई यानी सबसे पहले 2/3 प्लस 3/2 कर लेना है, और उसके बाद x माइनस वाई यानी 2/3 माइनस 3/2 कर लेना है। क्लियर है बात इतनी? तो इसी को सॉल्व कर लो। यहां पर 3 और 2 का एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9। क्लियर है बात? यहां पर भी लोगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 एंड 4 प्लस करोगे 13, 9 माइनस 4 करोगे तो हो जाएगा 5। बड़े का आगे माइनस लगा इसलिए आगे माइनस लगा दो। ठीक है, माइनस कभी डिनोमिनेटर पे नहीं लगता, हर पे माइनस नहीं लगता, माइनस हमेशा यहाँ बीच में लगाओ। ये समझ लो कि ऊपर वाले के लिए ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात इतनी? अब देखो कितनी आसानी से कितनी जल्दी सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया, थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए लेकिन आसान क्वेश्चन था, और ये दिया गया कि 5 की पावर -1 माइनस 6 की पावर -1 की होल पावर -1। ठीक है, फिर माइनस लगा, और उसके बाद फिर दिया गया कि 3 की पावर क्या दिया गया, 3 की पावर, क्वेश्चन हो सकता है कुछ अलग लिखूं तो समझ लेना, आपके पास अगर पेपर हो तो समझ लेना, क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो ये -1 यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैंने ये पहले भी मैंने पढ़ाया है कि अगर किसी की पावर इनवर्स होना यानी पावर माइनस में हो तो उसका रेसिप्रोकल करके हम उसकी पावर प्लस कर सकते हैं। जैसे 5 की पावर -1 लिखा तो इसको 1/5 लिख सकते हो, 6 की पावर -1 है तो इसको 1/6 लिख सकते हो। अब यहां ब्रैकेट लगा दो, लेकिन बाहर वाला जो -1 है वो लिखा रहने देना। ठीक है, यहां पर इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, माइनस इसको 4 की पावर -1 को 1/4 लिख सकते हैं, और बाहर जो लगा हुआ है उसको लगा रहने देना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अभी इसको सॉल्व कर लो, यहां पर 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो 6 1 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा पावर -1। यहां पर करोगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 ये हो जाएगा, और इसकी पावर ये -1 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर 6 - 5 हो जाएगा 1/30 की पावर -1, और ये हो जाएगा 4 - 3 यानी 1/12 की पावर -1।
फिर वही चीज, फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यानी 1/30 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 30, माइनस 1/12 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 12। ठीक है, तो 30 - 12 करोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर जो होगा वो 18 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रही है ना चीजें, बहुत ही आसान था, पेपर आसान था, और तैयारी करोगे तो इस तरह से पेपर आपके भी सॉल्व हो जाएंगे। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42, लेकिन क्वेश्चन नंबर 42 करने के पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, और बच्चा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 42 क्या दिया गया कि 25,450 24,450 को मानक रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, यानी 25,450 एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2.545 इंटू 10 की पावर कितने जीरो, देखो एक तो यहाँ जीरो, एक तो 3, तो यानी पावर 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी डी जो होगा ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। ये तो अपने 6th-7th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43, इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे घूम गए, काफी सारे यूट्यूबर भी घूम गए जो कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। एक कैंप है जिसमें 80 रहने वाले हैं के पास 70 दिनों का खाना है। 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन और चल जाए। यानी अ कैंप हैविंग 80 इनमेट्स हैज फूड सफिशिएंट फॉर 70 days. How many inmates should leave after 10 days so that the remaining food last another 80 days? बहुत अच्छा, 80 लोग हैं, 70 दिनों का खाना है। ठीक है, यानी कुल खाना कितना हो गया, 80 लोग 70 दिन तक खाते हैं तो कुल कितना खाएंगे, 8 7 56, यानी 5,600 खाना खाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 10 दिनों बाद कितने लोग चले जाएं। 10 दिनों बाद, यानी 10 दिन का मतलब ये 80 लोग जो है ना, ये केवल 10 दिन तक खाते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग चले जाते हैं। तो 10 दिन तक खाते हैं तो कितना खाएंगे, तो ये 800 खाना खाएंगे। यानी अब कितना बचा है खाना। ठीक है, अब बचा हुआ खाना कितना है, तो 0 0 16 - 8, ये हो गया 4, 4,800 खाना बचा हुआ है। बताओ, इतनी बात आ रही समझ में, 4,800 खाना बचा हुआ है। और कितने लोग निकल जाएं, मान लो कि 80 लोग थे, इसमें से X लोग निकल जाते हैं। ठीक है, अभी ये खाना ये कह रहा है कि 80 दिन और चल जाए, यानी लास्ट अनदर 80 days, तो ये 80 दिन और चलाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4,800। इतने लोग मिलके इतने दिन तक खाना खाएंगे। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 80 - X इज इक्वल टू 4,800 के मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, यानी 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, ये हो गया 60, यानी 80 - X इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी। अब यहां पर 60 को इधर ट्रांसपोज कर लो, X को उधर ट्रांसपोज कर लो, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और 60 को इधर लेके आओगे तो -60 हो जाएगा। तो X इक्वल टू 80 - 60 कितना हो गया, 20, यानी 20 लोग और चले जाएं तो खाना 80 दिन और चल जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचे, 43 तक। तो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया कि पृथ्वी वातावरण से 15 दिन में 1.2 × 10 की घात 8 किलोग्राम धूल उठाती है। ठीक है, पृथ्वी 4.8 × 10/8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी। ठीक है, इन 15 days द अर्थ पिक्स अप 1.2 इंटू 10 की पावर 8 kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इन हाउ मेनी डेज विल इट पिक अप 4.8 इंटू 10 की पावर 8 kg ऑफ डस्ट। बहुत बढ़िया, 15 कितने हैं, देखो 15 दिनों में कितना उठाती है, 1.2 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है ना, 15 दिनों में। तो X दिनों में मान लेते हैं कितना उठाएगी, 4.8 इंटू 10 की पावर 8। समझ में, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस तरह लगाओगे तो आसानी से, बिल्कुल मैंने डायरेक्ट ही कर लिया। इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, तो वहां से देख लीजिएगा, काफी चीजें आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो यहां पर X की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है। तो X इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.2 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12,
12 4 जा 48 यानी 12 चौक 48, 15 चौको 60 यानी 15 4 जा 60, यानी 60 दिनों में इतना धूल उठाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 44 भी हो गया। उसके बाद आते हैं 45 क्वेश्चन पे। तो 45 क्वेश्चन भी डायरेक्ट वैसा ही है कि अगर 5 व्यक्ति एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या है। If 5 men can do a piece of work in 28 days, then the number of person required to do the same work in 7 days। ठीक है, 5 आदमी किसी काम को 28 दिन में करते हैं तो 7 आदमी उस काम को x दिन में करेंगे, खत्म बात। तो यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू 5 इंटू 28 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, 46, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी और फिर 20% कम हुई, तो जनसंख्या में कुल कमी कितनी हुई। ये भी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज 2 बार बढ़ती है ना, या 2 बार घटती है, या 1 बार बढ़ती है 1 बार घटती है, तो वहां पर एक फार्मूला केवल ये था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, बस सीधा सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो यही हमको यहां पर यूज करना था। क्वेश्चन पढ़ना, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, देन नेट डिक्रीज इन पॉल्यूशन। पहले क्या हुई, पहले ये 10% बढ़ी, फिर क्या हुई, ये 20% घटी, यानी जो घटेगा उसको माइनस में लिख लेना। ठीक है, फिर प्लस 10% बढ़ी, फिर 20% घटी, तो जो घटेगा उसको माइनस में ही लिखना। ठीक है, अपॉन 100। बताओ बात आई समझ में। यहां 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 20, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये हो जाएगा 2। बताओ ये बात आई समझ में। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 10 माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही लगेगा, 20 और 2 हो जाएगा कितना, 22। ठीक है, तो ये 22 हो जाएगा, और यहां पर हम 22 माइनस फिर इजिली से 10 कर लेंगे। प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, तो बढ़ेगा ये माइनस, लिए माइनस लगाएंगे। 22 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, तो आंसर हमारा अगर माइनस में आया, अगर माइनस में आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कितने परसेंट, कुल कितना डिक्रीज हुआ, 12%। ठीक है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 12% डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें। बहुत ही आसान है, बहुत आसान पेपर था ये, बिल्कुल मजा आ गया था पेपर देख के। काफी सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें पेन भी नहीं चलाने पड़े। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कहां तक हो गया, 46 तक। अब देखो 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर 47 में इसने कहा कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की कमी, सॉरी 48 नहीं 47 क्वेश्चन। मनु एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है, प्रतिशत अधिक पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कोई मनु है, बाइज अ प्रेशर कुकर एट 9/10 ऑफ इट्स मार्क सेलिंग price and sells it at 8% more than its market selling price, what is her gain %? बढ़िया है। तो जो अंकित मूल्य है ना, मान लो कि वो 100 रुपए अंकित लिखा, कितना है उस पर, जो अंकित मूल्य था उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य वो 100 रुपए था। उसने क्या किया कि इसको जो खरीदा ना, तो इसको कितने पे खरीदा, इसके 9/10 पे, यानी 100 का 9/10, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य, तो कितना 90 रुपए का। फिर ये बेचता है या बेचती है। ठीक है, किस पर बेचती है, जो मार्क प्राइस था उससे 8% ज्यादा पर। ठीक है, तो मार्क प्राइस तो हमारा 100 था, 8% ज्यादा पर बेचना। मैंने बहुत बार बताया कि जब भी ज्यादा होगा तो 100 प्लस कर लेना, तो कितना हो जाएगा 108/100। समझ में आई बात। तो ये कितना हो जाएगा 108 का बेचा। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी 90 का खरीदा उसने 108 का बेचा, 90 का खरीदा 108 का बेचा, तो इसका मतलब उसका कुल प्रॉफिट कितना हुआ, है ना, कि तो जिन परसेंट बताना ना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 108 माइनस 90, यानी कुल 18 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इससे। अब प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही तो लगाते हैं। 18 1 जा 18, 18 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 20। बहुत अच्छे, तो यानी कितना 20% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन कौन सा इसका, इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो 47 का ऑप्शन होगा बी। 47 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्लियर है बात इतनी।
समझ में आ रही है ना। तो 47 का ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 दिया गया कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की कमी की जाती है तो इसमें शुद्ध वृद्धि कमी प्रतिशत क्या होगी, यानी या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। यानी इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, देन नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट विल बी सेम, वही जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 46 बताया, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या होता है कि 20% इंक्रीज होता है तो लिख लेते हैं 20% के, फिर 20% डिक्रीज होता है तो -20, समझ में आई बात। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कितना 20% इंक्रीज हुआ और फिर 20% डिक्रीज हुआ अपॉन 100। तो देखो ये चीज याद रखना ना, ये चीज बहुत ही अच्छे से याद रखना कि इंक्रीज होगा तो उसको प्लस में रखोगे, डिक्रीज होगा तो उसे माइनस में रखोगे, बस सॉल्व हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 20 से ये 20 क्योंकि ये प्लस है ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, यानी माइनस है तो -4 हो गया। तो क्या पता है अगर -4 होता है तो इसका मतलब क्या है कि 4% डिक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4% कमी या 4% डिक्रीज। ऑप्शन में है क्या 4% डिक्रीज, बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 49। समीर ने एक जोड़ी जूते रुपए 1344 में खरीदे जिसमें जीएसटी भी शामिल है। यदि जूतों का विक्रय मूल्य 1200 है तो जीएसटी की दर क्या है। समीर परचेस्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹1344 including GST. If the sale price of the shoes is ₹1200, then the rate of GST. अच्छा, अब हमें यहां पर क्या बताना है, जीएसटी का रेट बताना है। तो सबसे पहले देखो जीएसटी कितना हुआ, कितने रुपए जीएसटी लिया गया, कितने का जूता था 1344 1344 का, लेकिन खरीदा कितने का, जिसका विक्रय मूल्य था 1200, यानी इतने का खरीदा, इतना इसका मूल्य था, यानी इस पर टैक्स लगाना, तो कितना टैक्स लगा 144 रुपए ज्यादा बेचा गया, 144 रुपए ज्यादा का बेचा गया, यही हमारा जीएसटी हो जाएगा। अब ये पूछ रहे जीएसटी परसेंट क्या होगा ना, तो जीएसटी रेट बताना है, जीएसटी रेट तो कितना हो जाएगा, जीएसटी इतना लगा, वही प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है। तो 144 और कितने का बिका 1200 ना, 1200 था इसका सीपी, यानी टोटल तो 1200 था, ये कर लिया इंटू 100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 जा 144, यानी आंसर जो होगा वो 12% इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में है क्या 12% कहीं, बिल्कुल है, तो यहां पर डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात, इतनी बहुत ही आसान क्वेश्चन ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, बहुत तेज। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया कि यहां पर हमें 15xy ब्रैकेट में फिर x - 3y फिर x - 3y के गुणनखंड से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है फैक्टराइजिंग 15xy इंटू x - 3y इंटू x - 3y गिव्स, यानी अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो हमें कितना मिलता है। बढ़िया आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने ये कर लिया होगा। तो ये हो जाएगा 15xy, तो ये हो जाएगा x - 3y माइनस ये हो गया 3y और ये हो जाएगा x - 3y, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज, ये और ये तो कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है ना, तो इनको बाहर ले लो, x - 3y कॉमन ले लो, ठीक है। बचेगा कितना 15xy - 3y, ये हमारा बच जाएगा। अगर ये दोनों हमने कॉमन ले लिया तो ये और ये तो बच गए ना, यही लिख लिया। इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, एक तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, साथ में y है, तो यानी 3 और y कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x - 3y, और यहां पर 3 5 जा 15 और x y तो बाहर हो चुका है, -3y पूरा बाहर हो गया, यानी 1 होगा। तो यानी अगर हम ऑप्शन देखें इसका y x - 3y 5x - 1, तो यानी बी ऑप्शन जो हो रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, यानी इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है बात इतनी। तो 50 क्वेश्चन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं लाइक किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो इसमें कंजूसी ना करो, क्योंकि इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, ना तो लाइक का, ना तो सब्सक्राइब का, तो ना तो बेल आइकन प्रेस करने का, तो सारी चीजें कर लो बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विस्तार करने पर व्यंजक a + 2b - c का होल स्क्वायर किसके बराबर है। व्हेन एक्सपेंडेड द एक्सप्रेशन a + 2b - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसके लिए सबसे पहले एक आइडेंटिटी मैंने पहले भी बता दी थी, a + b + c का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² + b² + c², ठीक है, प्लस 2ab + 2bc + 2ca, यही तो होता है ना। तो यही हमको यहां पर लगाना है,
क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में, हमें दिया गया a प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो a का स्क्वायर ये हो गया प्लस 2b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर तो c स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, ठीक है, तो प्लस 2ab, तो यानी एक 2 ये तो 2 2 जा 4, a सही है ना, a और ये b, तो ये हो गया 4ab। फिर उसके बाद आता है प्लस 2bc, है ना, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2bc। देखो ये 2 है, ये समझ में आ, ये 2 है और ये c है, लेकिन ये प्लस और माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4bc प्लस ac, ठीक है, कितना है 2ac, ठीक है, यानी ये 2ab 2bc प्लस 2ac, ये होगा फॉर्मूला। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2ac, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी है c, है ना, तो माइनस 2 2 जा 4ac, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब इसको सही से लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 4bc और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस यानी 4ac। यानी इसके हिसाब से देखो तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी 51 का ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। केवल एक ही आइडेंटिटी यूज करनी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या 2ac, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है, ये दिया गया कि 761 का स्क्वायर माइनस 239 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। अब यहां पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होना। तो ये हो जाएगा 761 प्लस 239 और ये हो जाएगा 761 माइनस 239, बस हो गया सॉल्व। इन दोनों का सम करो तो हो जाता है 1000, ठीक है, और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाता है 522। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 522 और कितने जीरो है, 3 टाइम जीरो है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चा, आसान है सारे क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 322 है, इनमें से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 4 consecutive multiples of 7 is 322. फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इन्वॉल्व। ठीक है, जब भी कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल पूछता है ना, और जिसका भी पूछे तो वहां पर क्या करना है, एक तो x हो जाएगा, सबसे छोटा x हो जाएगा, उससे बड़ा जो भी मल्टीपल जिसका पूछेगा वो आगे बढ़ाते चलना है, x प्लस 7, फिर x प्लस 21, फिर x प्लस 14, फिर x प्लस 21। 7 का टेबल चल रहा है, देखो 7 14 21, 7 1 7 2 14 7 3, ठीक है। फिर ये कह रहा है इनका जो सम है, ये चारों संख्याएं होगी और इनका जो सम है वो कितना है, 322 है। अब यहां पर x x x और ये x चारों जोड़ लोगे तो हो जाएगा 4x, इसमें ऐड करोगे 7 और 4 14 हो जाएगा 21, 21 और 21 हो जाएगा 42 इज इक्वल टू हो जाएगा 322। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 322 माइनस 42, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करो 0, 12 माइनस 4 हो गया 8 और यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 280/4, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी जो सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटी हमने एक सर्किल थी ना, तो ये 70 हो गया। तो 70 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो यानी ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो अब फट से हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया गया कि यदि किसी संख्या के x के दोगुने में 27 जोड़ने के बाद उनमें 13 और जोड़ दिए जाने पर 60 प्राप्त होता है, तो संख्या x का मान 27 when added to twice a number x and then increased by 13 gives us 60 the वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये कह रहा है x है तो इसका 2 टाइम यानी 2x यानी दुगना हो गया। फिर इसमें 27 कहा ऐड करो, फिर कहा इसमें 13 ऐड करो, फिर कहा कि अगर हम ये ऐड कर देते हैं तो ये 60 हो जाता है। बस यही क्वेश्चन था। तो कितना हो जाएगा, 2x 27 प्लस 13 करोगे तो हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 60। तो 2x इज इक्वल टू 60, 40 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस से तो माइनस 40 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, या मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड हो गया, 2 10 जा 20, तो यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 10। x कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही चीजें, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन आसान थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी लगभग सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहां तक हम लोगों ने कर लिया, 54 तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55।
ये दिया गया है कि यदि किसी संख्या में से 3 घटाया जाता है, कोई संख्या x है उसमें से 3 घटाया जाता है और इस अंतर को 4 से गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है। यही तो कह रहा 3 is subtracted from a number, ठीक है, दिस डिफरेंस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स द प्रोडक्ट एज 20। तो यही तो बना, तो यानी अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सी हमारा डायरेक्ट बन गया, तो इसको तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आसान है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहा इसने कि रैखिक समीकरण एक दिया गया है, एक लीनियर इक्वेशन दिया गया और वो दिया गया है 2x माइनस 3/4 माइनस 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 2/3। यही क्वेश्चन दिया गया। अब ये कहा इसमें x की वैल्यू बताओ, तो ठीक है हम बता लेते हैं x की वैल्यू। 4 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम यानी लासा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 2 जा 4 यानी इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 2x माइनस 1 और ये जो लिखा ना आगे वाला उसको ऐसे ही लिख देना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 1 जा 2 अपॉन ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x माइनस 2/3, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x होगा 2x लगेगा, बड़े का ये माइनस लिए माइनस लगेगा, 3 माइनस 2 करोगे 1 होगा, बड़े का ये माइनस लिए माइनस लगेगा अपॉन 4 इज इक्वल टू x माइनस 2/3 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। तो यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी त्रिया गुणा कर दोगे, 3 का गुणा इससे करोगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3, ठीक है। और यहां पर करोगे 4 का इससे करोगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 2 जा 8। अब देखो एक वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, तो यहां पर हमारा वेरिएबल क्या है, देखो ये दोनों हैं, इनको एक तरफ रख लो, तो ये 4x है, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस 6x हो जाएगा, और ये माइनस 3 है, इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस 8 हो जाएगा, तो 6 एंड 4 करोगे तो हो जाएगा 10x, 8 माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा 5, माइनस प्लस का सॉल्यूशन तो माइनस होता है ये तो पता ही है, तो 8 माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/10, यानी ये मल्टीप्लाई है ना x का, इधर है तो डिवाइड, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 1/2 यानी 1/2 हो जाएगी। ये भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में बिल्कुल है, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन भी लग गया, तो ये आसान क्वेश्चन थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, 57वां क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दुगने के बराबर है, तो चौथे कोण की माप क्या है। इन अ क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द फोर्थ एंगल, द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करके कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, चतुर्भुज है और ये चारों इसके कोण है बी सी डी। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो 3 एंगल है, ठीक है, मान लो 1 2 3, इन एंगल्स का सम, इनका योग, तो मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी का योग जो है वो एक्स है, वो किसके बराबर है, वो चौथे एंगल के 2 गुने के बराबर है, ठीक है, चौथे एंगल के 2 गुने, यानी ये जो फोर्थ एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में, यही तो कह रहा ना कि ये कह रहा 3 कोणों का योग चौथे कोण के 2 गुने के बराबर है, तो बराबर लगा दिया। हमको ये पता है कि चारों एंगल जो चारों कोण होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका योग कितना होता है 360 अंश होता है ना। तो यानी इन दोनों का योग कितना होगा, x प्लस 2x बराबर 360 यानी 300, x प्लस 2x इक्वल टू 360, तो यानी हो जाएगा 3x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/3, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये हो गया 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। अरे अब तो लाइक कर दो बच्चा, अब तो लाइक कर दो, पूरा पेपर सॉल्व होने को है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें जरूर, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बहुत सारे एग्जाम में मैं आपके काम आने वाला हूं, क्योंकि मेरी जो वीडियोस होंगी वो कई सारे एग्जाम में काम करेंगी। अब यहां पर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। ये कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD है, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, A प्लस D बराबर 180 हो, तो ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है। अच्छा, यानी इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर CD है वो 6 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, और ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, इसका नाम रख लेते हैं ABC और ये D। तो और इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 180 है। तो देखने से क्या लग रहा है, ये कैसा है,
ये ट्रेपीजियम है ना, तो यानी बी इसका ऑप्शन सही होगा, ये एक ट्रेपीजियम होगा, यानी ये एक समलंब होगा, यानी 58 का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा बच्चा। ऑप्शन भी देख लेते हैं, कभी कभी ऑप्शन हम गलत बता देते हैं तो आप कहते हो गलत बताए हो, तो इसका क्या हो जाएगा, बी होगा ट्रेपीजियम यानी कि समलंब। क्लियर है बात इतनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 59 की यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई दोनों को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का कितना होगा। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर बोथ डबल्ड देन द एरिया विल बी द ओरिजिनल ट्राइंगल। अच्छा ठीक है, यानी ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ऐसे और इसका मान लो बेस जो है वो 2 है और हाइट जो है वो 1 है, मान लेते हैं, मान लो आसान रहेगा। तो इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, बेस हो गया 2, हाइट हो गई 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इसका जो क्षेत्रफल आया वो एरिया आया वो 1 आया। फिर इसने कहा कि अगर इसके सबको दूना कर दो, यानी इसको भी 4 कर दो और इसको भी 2 कर दो, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम कर दो, यानी इसको तो अगर दुगना कर दिया जाए तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 2, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना हो गया 4। तो बताओ ये कितना हुआ, ये इसका कितना हुआ 4 टाइम ना, यानी 4 गुना। समझ में आ रही बात, तो यानी इसका 4 टाइम हो गया, यानी इसका 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। क्लियर है ना बात। अगला क्वेश्चन नंबर 60। अब क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया कि एक हॉल जिसकी विमाएं 30 मीटर गुणे 12 मीटर है के फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए 3 मीटर गुणे 2 मीटर विमाओं वाले कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, हाउ मेनी कारपेट्स ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 2 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल वोच डायमेंशंस आर 30 मीटर इंटू 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन बहुत जो बड़े वाले का एरिया होता है छोटे वाले के एरिया से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कितने कालीन लगेंगे। जैसे यहाँ पर फ्लोर बड़ा है तो 30 इंटू 12 और कालीन छोटा है जो कारपेट है वो तो उससे डिवाइड कर दो 3 इंटू 2। ठीक है, 3 10 जा और 2 6 जा, ठीक है कट गया ना, 3 10 जा 30, 2 6 जा तो 10 6 जा 60, यानी 60 कालीनों की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया कि 2 बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 1:2 का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर दिया गया ना कि 2 बर्तन की त्रिज्याएं दी गई हैं, तो R1 और R2 मान लो ये हैं और इनका अनुपात जो है उनका रेशियो 1:3 है, और इनका जो हाइट का है H1 और H2 ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो दिया गया है 1:2 का। ठीक है, इतनी बात आ गई हो समझ में। तो यहां पर हमें दोनों का आयतन बताना है, यानी V1 और V2, यानी इनके सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बताने हैं, यानी इनके बेलन का आयतन। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर H इंटू पाई R2 स्क्वायर H, यही हो जाएगा ना। तो यहां पर हम सीधा सीधा वैल्यू रख लेंगे, पाई से पाई पहले निपटा दो। R1 जो है वो 1 है और H जो है ये भी 1 है। ठीक है, और यहां पर R2 जो है वो 3 का स्क्वायर है और जो H2 है, ठीक है H2 ये 2 है, तो यहां पर 2 लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, यानी इसका आंसर जो होगा 1:18, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 62। तो 62 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि धातु की एक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में पाइप में धातु का आयतन क्या है। देखो क्वेश्चन था कि अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप हैज आउटर रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर and the inner radius of the 2 centimeter. If the length of pipe is 70 centimeter, then the volume of the metal in the pipe in the centimeter. ठीक है, चलो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने एक पढ़ा था ना कि हॉलो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये पढ़ा था खोखला सिलेंडर है तो खोखले सिलेंडर का ऑफ वॉल्यूम ऑफ हॉलो यानी खोखला जो सिलेंडर होता है उसका हमने एरिया पढ़ा है। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, इसका होता है पाई और ये होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यानी ये जो आर और आर है ना ये बड़ा वाला रेडियस की छोटा वाला रेडियस, बस यही लगा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, ठीक है, और ये हमारा आर कितना है, ये हमारा बड़ा वाला 3 है तो 3 स्क्वायर, छोटा वाला 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, और ये हाइट हमारी कितनी 70 दी है, ऊंचाई 70 दिया गया है, तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ठीक है, 9 - 4 गुणे 70। अब ये कितना हो जाएगा, पाई गुणे 9 में से 4 गया 5 गुणे 70 यानी 5 × 70। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 जो 35 यानी 350 पाई।
यानी ये 355 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो होगा ये क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। क्लियर है बात इतनी। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 63 है कि 300 व्यक्तियों के सर्वे में पाया गया कि 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, तो एक वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट बनाना है। अच्छा, तो देखो इसमें एक वर्ग का त्रिज्यखंड कोण कितना होगा, यानी सर्वे ऑफ 300 पीपल फाउंड दैट 30 ऑफ देम प्ले क्रिकेट इन अ पाई चार्ट, व्हाट वुड बी सेक्टर एंगल ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, जो ये होता है ना पाई चार्ट, ये टोटल 360 डिग्री का होता है। कितने का, 360। और कुल कितने हैं, 300 लोग हैं, तो 300 पीपल यानी 300 लोग कितने डिग्री हो जाएंगे, 360 डिग्री। तो एक की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 360/300। लेकिन क्वेश्चन में हमसे 30 का एंगल पूछा गया है, यानी 30 लोगों का कितना एंगल बनेगा, तो कितना हो जाएगा 360/300 इंटू 30। ठीक है, यानी 360/300 गुणे 30। तो यहां से काट लो, इस जीरो से ये जीरो काट लो, इस जीरो से ये जीरो काट लो, 3 से 3 काट लो, यानी कितना आंसर हो जाएगा 36 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात इतनी, समझ में आ रही सबको। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान आ गया। 64 देखो, ये प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का क्वेश्चन है कि एक पासा उछाला गया, एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अ डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड ऑड इज। चलो यहां पर अगर हम एक पासा देखें, एक डाइस, तो उसमें कुल कितने होते हैं, लूडो खेले हो ना, तो उसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 इतने ही नंबर होते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक से मतलब एक को छोड़कर बाकी कितने विषम हैं इसमें, तो ये 3 है और ये 5 है, मतलब टोटल कितने हैं आउटकम्स होंगे 2, और यानी 2 चीजें आने की पॉसिबिलिटीज है कितने में से, 1 2 3 4 5 6 में से। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज है 1/3। यानी ऑड नंबर के आने की, एक से बड़े ऑड नंबर आने की, यानी एक से बड़ी विषम संख्या आने की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी 1/3। यानी ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया कि एक वाद विवाद में भाग लेने वाले 15 विद्यार्थियों में से 5 लड़कियां हैं, जीतने वाले विद्यार्थियों के एक लड़के होने की प्रायिकता है। देखो क्या कहा गया, आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं टोटल वो कितने हैं, 15 है। फिर कहा पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट 5 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी हैं, यानी लड़कियां कितनी हैं 5 हैं। तो बॉयज कितने बचे, देखो 15 लोग हैं टोटल, जिसमें से 5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, 10 बचे ना। ये तो समझ में आ रहा होगा भैया, 15 यानी 5 लड़की और 10 लड़का मिला के ही तो कुल 15 हो गए, 15। तो ये पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट विनर ऑफ बॉय, तो बॉय की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लड़के कुल 10 तो हैं, कितने में से, 15 में से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 10/15 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी इसकी प्रायिकता 10/15। तो 5 दूनी 10, 5 से 15, यानी कितना हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन है क्या कोई, तो यानी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस तरह से आपका पेपर जेएनवी का पेपर हुआ 2021 के लिए, 24 फरवरी क्लास 9th वाला। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन इजी थे, और मुझे टाइम जो लगा, अगर इसमें से सीधा 50% लेस कर दो, जो भी टाइम लगा, अगर मान लो 50 मिनट मैंने टाइम लिया, तो मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, साथ में आपको सॉल्यूशन भी बोल रहा हूँ, तो इसलिए इतने टाइम लग गए। नहीं तो अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करते तो 20 से 25 मिनट से ज्यादा का पेपर ये नहीं था। तो उम्मीद करता हूं कि जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, वो खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, ताकि उनका इस साल के बच्चों की तरह मैथ में ज्यादा क्वेश्चन छूटने ना पाए। पेपर ज्यादा इजी हो जाता है, तब भी काफी बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो अब तक लाइक भी कर दिया होगा, और जो बच्चे नए आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। चलो फिर सारी चीजें तो हो गई, तो बेल आइकन भी प्रेस हो गया। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आप सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि उसकी भी क्लास शुरू होने वाली है क्लास 9th के लिए। बाकी क्लास 6 के बच्चे अगर हों तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, कि नवोदय के क्लास 6 की क्लासेस भी बहुत ही सुपर फास्ट क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो चलो बच्चा पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।